अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। और आपको पता है वीकेंड पे बहुत सारी तकारीब हुई, बहुत कुछ हमने देखा, सेलिब्रेट भी किया, लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी के जो हालात हैं वो मुश्किल हुए हैं। और वो मुश्किल और इस तरह बढ़ गई क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत में ऑलमोस्ट ₹15.25 का इजाफा किया गया फ़ी लीटर और 414 रुपये और 78 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो उसकी वजह से आम आदमी तमाम चीज़ें ज़रा थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। भूलना ना भी चाहें तो वो परेशानी गालिब आ जाती है। और परेशानी ये होती है कि किस तरह ज़िंदगी ने आगे बढ़ना है, किस तरह बिजली के बिल दिए जाएंगे, किस तरह काम पर जाया जाएगा, किस तरह बच्चों को स्कूल छोड़ा जाएगा, इसका असर अशाए ख़ुरनोश की कीमतों पर क्या पड़ेगा। ये वो परेशानियां हैं जिसके बारे में भी पाकिस्तान की आला क़यादत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सोचना होगा, क्योंकि हम जहां दुनिया में अपना रुतबा बढ़ने पर खुश हैं और हम सब खुश हैं और उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन द हकीकत रिमेंस, द रियलिटी रिमेंस कि हमारे आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। और उस मुश्किल में क्या कोई फिलफौर या जल्द कोई कमी आने वाली है? अभी इसके आसार इसलिए नहीं हैं क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान जंग को लेकर जो उम्मीद पैदा हुई थी उसको दोबारा ख़त्म कर दिया है, या उम्मीदों पर पानी फिर गया है ऐसा कह लीजिए, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया है। ब्लेटेंटली कहा है कि ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पड़ा है, मुझे पसंद नहीं आया, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है कि ईरान में दोबारा हमले करने पड़ें। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका है, चंद अहदाफ बाकी हैं, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। मतलब ये सब सदर ट्रंप बातें करते रहते हैं, हर रोज़ एक नई बात करते हैं वैसे इस जंग को लेकर। इससे पहले ईरान ने जंग के खात्मे से मुताल्लिक अमरीकी तजावीज़ का जवाब पाकिस्तान को भेजा था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के जवाब में जंग के खात्मे, खलीज और आबना हुर्मुज़ में बहरी आमद और रफ्त की सलामती पर जोर दिया गया। ईरान ने अपने जवाब में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के मुकम्मल खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया है। और वैसे तो एक सो कॉल्ड सीज़ फायर अनाउंस भी हुआ था लबनान में, लेकिन उसका क्या हशर हुआ ये सबके सामने है। सदर ट्रंप के इनकार के बाद ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं है। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं है तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ ट्रंप की हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थीं। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी पर जोर दिया गया। अमरीका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमरीका को भिजवाए गए जवाब में ईरान ने यूरेनियम आफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान की जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ भी है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया। ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ भी सामने आई। ईरान ने जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीका मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दिया है, यानी उन्होंने इसे रद्द कर दिया है। कहा है कि जौहरी मवाद से मुताल्लिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम निकात गलत हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए, ईरान पर दोबारा हमले न करने की ज़मानत मांगी गई, अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा भी किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा भी किया। तो एक रिपोर्ट है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जारी की है और उसकी तरदीद भी आ गई है ईरानी सरकारी ज़राए की तरफ से। सूरत हाल बस जूं की तू है, जिसे कहते हैं ना वो स्टेलमेट, जिसका हम कई रोज़ से कई हफ्तों से रात तस्करा कर रहे हैं, वो बरकरार है। जंग की सूरत ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी अभी तक कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है। हर रोज़ एक नई बात होती है, हर हफ्ते उम्मीद भी सामने आती है। उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द टनल, एट द एंड ऑफ द वेरी डार्क टनल वो फूटती है, लेकिन वो टनल का दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाता है। अब अमरीकी सदर के दौरा चीन के स्केड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। वो तमाम चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं, उसमें भी पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद ये थी कि उस दौरे से कबल कोई मुआहदा हो जाएगा। इट डजंट सीम लाइक इट सो फार। इस पर ज़रा बात करते हैं। एम्बेसडर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब,
क्या बात करें, बताइएगा। अब अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़त्म कर दी है वो उम्मीद जो पैदा हुई थी और कहा है कि उन्हें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ईरान ने कहा है कि अगर उन्हें काबिल कबूल नहीं है तो ईरान के हक़ में बेहतर है। सो जहां हम उम्मीद कर रहे थे पिछले हफ्ते के आखिर तक कि कहीं कहीं बात आगे बढ़ेगी और मामला हल की तरफ जाएगा, डू वी सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून, या क्या होगा? डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, अभी आपकी जी डॉक्टर साहब, सवाल तो मेरा काफ़ी लंबा हो गया, चलें उसे मुख्तसर करते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बताइएगा, अब अमरीकी सदर ने मुस्तरद कर दी हैं ईरानी तजावीज़। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम द सिचुएशन ऑनवर्ड्स? Definitely it will create a little tension, but at the same time जो सेनर एलिमेंट्स उधर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनकी खास तौर पे इंस्टीट्यूशन, आप वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ा, उसके बाद फौरन अपना रिएक्शन दे दिया ही है। अब जो ईरान ने दिया है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरी ये, इसको मैं मुकम्मल जो उसका जवाब है वो उसको तो उन्होंने मुस्तरद नहीं किया है, कहा है उन्होंने कि मैं इसको कम्प्लीटली इसको उस लिहाज से मुस्तरद नहीं करता हूँ। मतलब उनका मफहूम जो था कि मैं इसको मुस्तरद करता हूँ लेकिन पार्शली, इसका मतलब कुछ पॉइंट्स उनके हैं ऐसे जो अभी भी काबिल कबूल हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फॉक्स न्यूज़ ने कुछ बातें रिलीज की हैं, लीक्ड उसमें जो पॉइंट्स ईरान ने दिए हैं उसके हिसाब से, और वो उसमें उन्होंने बताया कि ईरान एग्री हो गया कि एनरिचमेंट मटेरियल जो अपना है वो मुल्क से बाहर भेज सकता है पार्शली, और बाकी अपने अफसरदगी के लिए खुद ब खुद डाइल्यूट करेगा। और साथ में जो कलीदी बात कही, बाकी तो चलें उस प्रपोजल पे बात की गई है कि ईरान काफ़ी हद तक उसने लचक दिखलाई है, लेकिन जो मिलिट्री कमांड ने बताया है कि दोबारा जंग का आगाज़ जो है वो नहीं किया तो जाए तो बेहतर है। तो जिससे मतलब अंदाज़ा ये होता है कि जो उनके इंस्टीट्यूशंस, खासतौर पे उनके स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन, वो नहीं समझते कि इस जंग में जाने से उनको फ़ायदा होगा। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि अगले 3 दिन, जबकि उन्होंने 3 रोज़ बाद जाना है चाइना, उसमें अभी भी हमें कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। वो कि इसमें मध्यम हो गई है उम्मीद कल के मुकाबले में, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इस तरह के मामलात होते हैं और पब्लिकली जो पोजीशंस ली जाती हैं, एक्चुअल पोजीशंस भी वही होती हैं जो पब्लिकली दी जाती हैं, या फिर पसे पर्दा काफ़ी पेशरफ्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले दिनों में कि हो चुकी है या हो गई होगी, और फिर पब्लिक पोजीशंस कुछ ली जाती हैं ताकि मामलात को किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए? यहाँ आपको वो फीलिंग आती है कि दोनों लोग अपनी अपनी ऑडियंसेस, अपने अपने आवाम के लिए पब्लिक पोजीशंस कुछ लेते हैं और पसे पर्दा एग्रीमेंट्स हो गए हैं बहुत हद तक? हम किस तरह इस सूरत हाल को इंटरप्रेट करें? ये डोनाल्ड ट्रंप के रेजीम में, क्योंकि नी जर्क फॉरेन पॉलिसी हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप वो अपने तौर पर काफ़ी बयान दे देते हैं, लिहाजा इसको कहा जाएगा गैर रवायती, टोटली गैर रवायती किस्म के बयानात। वरना पब्लिक जब भी स्टेटमेंट दी जाती है वो इनपुट लेकर दी जाती है, वो उसकी रोशनी में दी जाती है स्टेटमेंट्स, जो कि नॉर्मली इदारे उसमें से कुछ इनपुट देते हैं। लेकिन शुरू से ही, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दोबारा ये संभाली है क़यादत अमेरिका की, उस वक्त से लेके अब तक यही हो रहा है कि वो अपने तौर पर वाइट हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा उनके अगर कोई 2-4 लोग जो उनके इर्द गिर्द है किचन कैबिनेट के, उनसे मशवरा करके वो बयान दे देते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे नाक़दीन अपने उनके अपने ही हल्के में और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स में वो कहती हैं कि जी ये फैसले वाइट हाउस से हो रहे हैं। और याद रहे कि जो जंग शुरू की थी 28 फरवरी को, वो भी वाइट हाउस से ही उसका फैसला हुआ था। इदारों ने उसमें बहुत सारे एतराज़ात उठाए थे और इसी वजह से कोई 10 के करीब मिलिट्री कमांडर्स को फारिग कर दिया गया और टोटल कोई 34 के करीब अकाबरीन अच्छे ओहदों से उनको फारिग कर दिया गया है। तो ये इस बात की दलील है कि ये बड़े गैर रवायती किस्म के फैसले डोनाल्ड ट्रंप रिजीम में हो रहे हैं, और यही वजह है कि इसको हम पब्लिक जो पोस्चरिंग है या पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उसमें इनपुट के बगैर वो बस एक फ़र्द वाहिद या चंद लोगों के फैसले की वजह से है। लिहाजा ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कम ही देखा गया है। सिर्फ निक्सन के टाइम पर देखा गया और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ये देखा जा रहा है, उसके अलावा ये चीज़ें नहीं देखी गई हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जो उनके इदारे हैं वो उनको देते रहते हैं फीडबैक सही,
आप जैसे कि जेडी वैंस है, वो भी उनको फीडबैक सही देते हैं। यही बातें मंजर आम पर आई हैं, जबकि पीट हेग्सेट वो उनको वो वही बड़े रेडिकलाइज किस्म के मशवरे देते हैं, और वही उस उनके स्पीच से भी वो बात आती है। तो अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि गल्फ के तमाम कंट्रीज मासिवाए जो इब्राहिम अकार्ड के मेंबर्स हैं, वो उनके अलावा तमाम कंट्रीज चाहते हैं कि ये जंग किसी तरीके से फिर फॉर हमेशा के लिए रुक जाए, बल्कि उसका अनाउंस पहले हो जाए। अच्छा, चाइना भी यही चाहता जी था। एम्बेसडर साहब, एक वीकेंड पे हमने देखा कि फॉर्मर चीफ ऑफ सऊदी इंटेलिजेंस प्रिंस तुर्की अल फैसल का भी एक मजमून सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मिलकर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया, और जो इजराइल के मजमूम मकासद थे कि पूरा खित्ता जंग में दाखिल हो जाए और एक दूसरे पर हमले कर रहे हों, वहाँ ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और तमाम ममालिक एक दूसरे से नबर्द आज़मा हों, वो प्लान किस तरह नाकाम हुआ, इस पर रोशनी डालेंगे आप कुछ? जी हाँ, इसमें मल्टीपल चैनल्स में पहले भी मैं इस मामले में कमेंट कर चुका हूँ जब जंग शुरू थी 28 फरवरी के बाद। लेकिन ये दुरुस्त है, क्योंकि इजराइल की अगर आप ओवरऑल मास्टर प्लान को देखें तो इजराइल का मकसद उसी सूरत में हल होता है कि वो किसी तरीके से तमाम के तमाम ये मुसलमान ममालिक ओआईसी कंट्रीज़ के ममालिक हैं, इनको दस्ते गिरबां कर दे, ताकि ये जितने वीक हो सकते हैं हो जाएं। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी, जिस तरह के हम डिस्कस करते रहे हैं मल्टीपल चैनल्स पर, उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मशवरे यही दिए कि इस पर रिस्ट्रेन। इसलिए मैंने जुमला इस्तेमाल किया करता रहा मैं इस तमाम दौरान में, तो मैं कहता था कॉस्ट ऑफ अटैकिंग और ऑफेंसिव इज हायर देन कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रेन। तो ये सारा गल्फ कंट्रीज को पता पड़ गया था। उसमें दो ज़्यादा उनको भारी पड़ना था अगर ये रिएक्ट कर जाती, जैसा कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने कोशिश की कि ये किसी तरह स्ट्राइक बैक करें, और ईरान उस पर फिर दोबारा मजीद उनकी आबादियों पर, उनके महलों पर मिसाइल दागे, ऐसी कोशिश की गई थी। And certainly it takes a lot to show the restraint as well, ज़ाहिर है उसमें भी आपको बहुत चीज़ें मद्देनज़र रखती होती हैं, और बड़ा ज़र्फ भी चाहिए होता है, और फॉर द ग्रेटर गुड जिसे कहते हैं ना, उसको फिर मलूज़ खातिर रखते हुए रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। डॉक्टर मलिहा लोधी ने पर्सपेक्टिव लेते हैं, सीनियर सफारतकार हैं, हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, सदर ट्रंप ने तो ईरानी जवाब मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले में पाकिस्तान का किरदार आपको पता ही है अहम रहा है, जंगबंदी कराने में, जंगबंदी कायम रखवाने में, अमरीका ईरान को किसी माहदे की तरफ ले जाने में, ऑल्दो अभी भी फासला तय करना बाकी है, बहुत कुछ करना होगा। या अमरीका ईरान के साथ दीगर आलमी ताकतें और ख़त्ते के दीगर ममालिक को भी हम इनकरेज भी कर रहे हैं, अर्ज भी कर रहे हैं। क्या आप समझती हैं मज़ीद कौन ज़ोर लगाएगा? क्या मज़ीद ज़ोर लगाने का वक्त आ गया है? देखिए, जाहिर है पाकिस्तान का बहुत ही कलीदी अहम रोल रहा है एज ए मीडिएटर, और वो रोल कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के ज़रिए ही ये एक्सचेंजेस हो रहे हैं इस पीस प्लान के या इस ड्राफ्ट के, जिस पे के दोनों मुल्क नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मीडिएटर का रोल एक हद तक ही होता है, इसलिए कि अगर अमन होना है तो उसके लिए तो फिर दोनों पार्टीज जो है उनको आमादा होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि द बॉल गोज बैक इनटू द कोर्ट ऑफ तेहरान एंड वाशिंगटन। अल्टीमेटली उन्होंने ही फैसला करना है कि वो कितनी लचक दिखा सकते हैं, कितनी कॉम्प्रोमाइज़ का स्पिरिट दिखा सकते हैं, और कितना वो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो। इसलिए कि देखिए, अमेरिका से अभी भी बहुत ही मिक्स मैसेजेस आ रहे हैं। एक तरफ से डेस्परेशन है कि जल्दी से डील हो, और दूसरी तरफ से सदर ट्रम्प रोज़ कुछ ना कुछ कह देते हैं, जिससे कि फिर माहौल फिर मनफी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये जो ड्राफ्ट है इस पे अगर सीरियस किस्म के फर्दर एक्सचेंजेस होने हैं तो वो ऐसे माहौल में होने चाहिए जहाँ पर जो तनाव है, जो एस्केलेशन है, जो रोज़ बरोज़ फ्लेयर अप कर जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, कम से कम उसमें मैं समझती हूँ कि फ़र्क आना चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए। और वॉर ऑफ वर्ड्स में भी मैं समझती हूँ कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। और पाकिस्तान की तरफ से तो जाहिर है पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि दोनों मुल्क जो हैं दे स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक, कोई ऐसी चीज़ ना करें
जिससे कि ये पूरा जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो विशिएट हो। पाकिस्तान तो ज़ाहिर है यही चाहेगा कि जल्द अज़ जल्द ये जंग ख़त्म हो। पूरी दुनिया को भी यही चाहना चाहिए एंड के बाकी ममालिक भी जैसे पहले भी किरदार अदा कर रहे हैं वो और एक्टिवली रोल अपना प्ले करेंगे और ये जंग खत्म हो किसी तरह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा जी, एक और टेंशन जो दुनिया पे अब है, अल्लाह करे कि हम तक ना पहुँचे, लेकिन हकीकत तो ये है कि क्रूज़ शिप में एक वायरस सामने आया, पूटा हंटा वायरस, जिसमें दुनिया कहीं ना कहीं तशवीश का शिकार नज़र आ रही है। इसे कोरोना से सर्टनली कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी वायरस करार दिया गया है। दुनिया इस बात से परेशान है कि कहीं कोरोना की तरह ये वायरस की वबाई शक्ल ना इख्तियार कर ले। आलमी इदारा सेहत ने हंटा वायरस से मुतासरा क्रूज़ शिप MV पर सवार तमाम अफराद को हाई रिस्क करार देते हुए हिदायत की है कि इन तमाम अफराद की 42 रोज़ तक मुसलसल निगरानी की जाए। स्पेन के साहिलों पर मौजूद तकरीबन 150 अफराद पर मुश्तमिल ये बहरी जहाज़ उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बना जब ये खबर सामने आई और अभी भी बना हुआ है। जहाज़ में हंटा वायरस फैलने से अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कुछ लोग जहाज़ से मुख्तलिफ मकामात पर उतर भी चुके हैं। सिंगापुर, अमरीका, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों के हुक्काम इन अफराद को तलाश भी कर रहे हैं ताकि उनका टेस्ट किया जा सके। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने आवाम के नाम खुले ख़त में कहा है कि ये दूसरा कोरोना वायरस नहीं है और ना ही बाहर की दुनिया के लिए ख़तरा है। ज़्यादा ख़तरे में वो अफराद हैं जो जहाज़ के अंदर हैं। हुक्काम ने फैसला किया है कि जहाज़ समुंदर में ही रहेगा, जहाँ स्क्रीनिंग और इनखला का अमल मुकम्मल किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस चूहों से फैलता है और वबाई शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में इस वायरस के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हम इस बारे में जानते हैं कि हमें कितना मुहतात रहना चाहिए, हमारे लिए क्या टेंशन है इसमें। ऐसे तो कम टेंशन नहीं है हमारे लिए अदरवाइज़ भी ज़िंदगी में, लेकिन एक नई टेंशन है तो उसकी तैयारी के लिए तो हमारा फ़र्ज़ है ना कि हम आपको बताएं। डॉक्टर फैसल महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, सरबराह मुताद्दी अमराज के शोबा मुताद्दी अमराज के AKU में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर फैसल, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि वायरस क्या होता है, क्या ये काबिल इलाज है, ये ला इलाज है, ये किस तरह फैलता है? अस्सलामुअलैकुम जी, बुलाने का शुक्रिया। तो देखें, हंटर वायरस जो है ये एक वायरस है जिसके बारे में हम कई सालों से जानते हैं, बल्कि ये एक वायरस का ख़ानदान है। इसके बकिया वायरसेस की तरह इसका भी कोई ख़ास मखसूस इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी। और इसके ट्रीटमेंट में, इलाज में हम वही इस्तेमाल करते हैं कि जो भी अलामात होते हैं उसका हम इलाज करते हैं। मगर एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो वायरस है, या आजकल जो आप केसेस के बारे में सुन रहे हैं, ये एक बहरी जहाज़ के अंदर पाया गया है। एक शख्स थे या एक मुसाफिर थे जिनको ये वायरस था और उन्होंने इस जहाज़ में लोगों को फैलाया। ज़रूरी बात यह है कि ये वायरस एक से दूसरे को मुंतकिल नहीं होता या बहुत मुश्किल से मुंतकिल होता है। तो उम्मीद इस बात की है, बल्कि हमको लगता है कि ये वायरस ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। अच्छा, यानी कि बहुत एक्सट्रीम क्लोज कॉन्टैक्ट हो तभी ये मुंतकिल होता है। डॉक्टर साहब, हंटा वायरस की अलामात जो बताई जा रही हैं वो तो बड़ी आम सी हैं, किसी पर भी शक हो सकता है इसका, फिर इसकी तस्दीक कैसे हो? क्या हमारे पास ये टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है या नहीं है? तो देखिए, जितने भी हमारे वायरसेस हैं, ज़्यादातर के अलामात वही होते हैं, जैसे शुरू के दिनों में बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द वगैरह। ज़रूरी बात यह है कि हंटर वायरस दुनिया के इस खित्ते में यानी कि हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, यानी कि ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास आते हैं इसी अलामात के, वो हमारे आम ही वायरस होते हैं जो मौसमी होते हैं या डेंगू या उस तरह के वायरसेस। इसके टेस्ट जो है, जो ख़ास टेस्ट है, वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये बीमारी यहाँ पाई नहीं जाती, तो इस वजह से इसका टेस्ट भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। पाकिस्तान फ़िलहाल बज़ाहिर तो हंटा वायरस से दूर है, लेकिन आपको पता है कुर्बानी की ईद के दिन है, कॉन्गो वायरस का ख़तरा भी ज़रूर मौजूद होगा। अब कॉन्गो के लिए अब आप हैं हमारे साथ, तो बता दीजिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है कॉन्गो वायरस के सिलसिले में, क्योंकि कॉन्गो वायरस एक वायरस है जो यहाँ पे बिल्कुल पाया जाता है और बकरीद के ज़माने में ये बढ़ जाता है। कॉन्गो वायरस जो है वो टिक से, जो एक छोटा कीड़ा होता है, उससे फैलता है। यानी कि अगर किसी जानवर को इन्फेक्शन हो, और याद रखें अगर जानवर को इन्फेक्शन होता है तो उसके कोई अलामात नहीं होते जानवर में, अगर वही टिक आपको काटे
तो आपको ये वायरस लग सकता है। जिसका मतलब है जब आप मंडी में जाएं तो एहतियात करें कि ऐसे कपड़े पहनें जो आपके आस्तीन पूरे कवर्ड हों, हल्के रंग के कपड़े पहनें ताकि आप देख सकें आपको कीड़ा तो नहीं चिपका हुआ, मोज़े पहन लें या जूते पहन लें उसके साथ। मगर जब घर पहुँचें तो ज़रूर अपने आप एक जिस्म का जायज़ा कर लें कि कोई छोटा सा कीड़ा आपके ऊपर तो नहीं है। इसी तरह से अगर आप जानवर घर पे जब आप आता है तो आपको यही एहतियात करनी है। कुर्बानी के टाइम पे चूँकि ये खून के अंदर ज़रूर होता है तो कुर्बानी के टाइम पे अपना मुंह और नाक को कवर कर लें। और अगर हाथ पे खून लगा हुआ है तो कोशिश करें कि वो आंख पे या नाक में या मुंह में ना जाए। खाल उतारने के बाद खाल को थोड़ा सा दूर रख लें क्योंकि ये कीड़ा खाल पे होता है। जब खाल उतर जाती है तो फिर वहाँ से वो कीड़े निकल के हमारी तरफ आते हैं, तो खाल को दूर रखें अपने आप से। अगर किसी जानवर को कॉन्गो है और आपने उसका गोश्त खा लिया तो उससे कोई ख़तरा नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ गोश्त पूरी तरह पका हुआ हो। सो गोश्त से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जो बाकी एहतियाती तदाबीर हैं वो आपने बता दी। देखिए मंडी जाएँ तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइट में लिया करें, पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहन के जाएँ। बच्चों को बहुत शौक़ होता है, बच्चों को ज़रा ना लेके जाएँ तो ठीक है, लेकिन लेके जाएँ तो उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं उनके साथ भेजा करें। ग्लव्स अगर आप पहन सकते हैं तो ठीक हैं, बेहतर है पहन लें तो। और मोज़े यानी जुराबें और जूते ज़रूर पहन के जाएं। लोग सैंडलों में जाते हैं, चप्पलों में जाते हैं, और मास्क और टोपी भी लगा लें तो और भी बेहतर है। और जो घर आ जाए जानवर तो आप ज़ाहिर है अगर आप उसे नहला वगैरह सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ जो एहतियातें हैं वो भी आपको करनी है। पर्टिकुलरली कुर्बानी के दिन जब आप ज़िबा करने जानवर अगर आपके हाथों पे खून लग गया है तो फ़ौरन उसे धो लें, और प्लीज़ मेक श्योर कि वो हाथ आपके खून आलूद आपकी आंखों में ना लगें, आपकी नाक ना उसको छुए, आज़न आप नाक को ना छुएं या फिर मुंह के अंदर आपके ना चले जाएं ये जरासीम। सो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं। अगर आप खाएंगे पकाएंगे तो उससे कहीं आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। और डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बाय द वे मैसेज आया कि हुमा किधर हैं भाई। हुमा जो हैं वो उनको ज़रा गर्मी ज़्यादा लग रही थी कराची में, सो वो ठंडक लेने के लिए पहाड़ों में मौजूद हैं। सो अभी हम अपने टेस्ट मैच की बात कर लें। ढाका टेस्ट का चौथा दिन है और अभी तक ये कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 23 रन पर बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक अब्बास ने आउट किया, एक हसन अली ने आउट किया है। अच्छा जी, कल तीसरे दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हमें दिखाई दे रही थी। बांग्लादेश आज अपनी मजमूई बरतरी 34 रन से दूसरी इनिंग आगे बढ़ा रहा है, और इससे पहले टेस्ट के तीसरे दिन वो बताना ज़रूरी है ना, पाकिस्तान के 386 रन बनाकर टीम आउट हो गई थी। लेकिन हमारे जो डेब्यूटेंट हैं अजान अवैस, उन्होंने अपने पहले ही सेशन में 103 रन बनाए और सेंचुरी बनाई, और यूं पाकिस्तान की तरफ से अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले वो 14वें खिलाड़ी बन गए हैं। और 153 गेंदें उन्होंने खेली, 14 चौकों की मदद से उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की है। अब्दुल्ला फजल ने भी करियर की पहली ही हाफ सेंचुरी बना ली अपने पहले ही टेस्ट में। सो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ़ भाई और सईद याह्या हुसैनी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। राशिद भाई, आपको अभी कोई विनर नज़र आ रहा है सो फार? नहीं, मैच की पोजीशन तो थोड़ी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। कल की जो बात की आपने, वाकई में तकरीबन 29 की लीड थी और कोई आउट नहीं था, लेकिन 2 सुबह आउट हुए हैं। सुबह का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेस्ट मैच का, और अभी 2 विकेट्स नहीं है, 50 की लीड है, और लाइन से पहले अगर 2 विकेट्स और मिल जाती है पाकिस्तान को तो गेम में वापस आ जाएगा और जीतने की पोजीशन में होगा। अच्छा खेले, बैटिंग पाकिस्तान ने जैसी तवक्कुआ थी उसके बरक्स की। पहली विकेट की पार्टनरशिप में 104, दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 106, छठी विकेट की पार्टनरशिप में 119 रन बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की, और तवक्कुआत भी यही थी। अगर रिजवान वो शॉट नहीं मारते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान लीड लेने की पोजीशन में हो जाता और बहुत मुस्तहकम पोजीशन होती। लेकिन टेस्ट मैच की यही ब्यूटी है कि हर सेशन में गेम चेंज होता है। अगर हम टेस्ट मैच जब स्टार्ट हुआ था, पहला सेशन देखते हैं, डोमिनेट किया बांग्लादेश ने, दूसरा और तीसरा भी डोमिनेट किया और पहली इनिंग्स तक, लेकिन पाकिस्तान ने फाइट बैक अच्छी की। अमूमन ये होता है कि
अच्छा, हम इंडिविजुअल डेब्यूटेंट्स की भी बात करेंगे। आपको क्या नज़र आया? बेहतरीन सेंचुरी स्कोर की, आपको सेंचुरी बनाने के दौरान जो आपने उनकी क्रिकेट देखी उस पर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप रोशनी डालें, लेकिन अभी हम याया से भी बात कर लेते हैं। याया भाई, हमने कम बैक भी किया सॉर्ट ऑफ, और अभी जो सुबह 2 विकेटें गिरी हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट इज़ वेल, लेकिन आखिरी हमारी 5 विकेटें, हम जैसे बात कर रहे थे पिछली इनिंग्स की, वो 30-40 रन पे गिर गई, मतलब इतने इजाफे के साथ। सो क्या वाइब्स मिली आपको फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच सो फार? देखिए, इस वक्त जो टेस्ट मैच है, जो सिचुएशन इस वक्त है दोनों टीमों के लिए बराबर की मामला है। 50 रन की लीड है, 8 विकेटें बांग्लादेश की बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को कम से कम स्कोर पर रोकना होगा बांग्लादेश को, क्योंकि आज टेस्ट मैच का चौथा दिन है और किसी भी टेस्ट मैच में पांचवें दिन का खेल और चौथी इनिंग आसान होती नहीं है। और ये पिच तो वैसे ही थोड़ी सी ट्रिकी बनती जा रही है, जहां पर अचानक जो है वो बॉल बिल्कुल ऐसे बैठ जाता है जैसे आप कराची की सड़कों पर ड्राइव कर रहे हो और अचानक कोई घड़ा आ जाए। तो इस वक्त इस टेस्ट मैच की पिच की सिचुएशन ये है। जहां तक रही ओवरऑल इस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत कैजुअल अप्रोच थी। जब आपको पता है कि इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग आपने खेलना है, लीड आपको लेनी चाहिए थी। राशिद भाई अभी रिजवान के शॉट की बात कर रहे थे। इस टेस्ट मैच में जो आपके सीनियर बल्लेबाज हैं, उनका जो यहाँ पर अप्रोच है, मां सिवाय सलमान आगा और इमामुल हक के, बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ कि रिजवान ने ऐसे कैजुअल अप्रोच का मुजाहरा किया है। बिल्कुल आपको सेट करके जो है वो छोड़कर चले गए हैं। और आपकी अगर आखिरी 5 विकेटें जिस तरह आपने बताया कि 30-35 रन पे गिर गई, तो ये भी एक बहुत गैर जिम्मेदारी की बात थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ना हमारे कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना हमारे वाइस कैप्टन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन टेस्ट मैच अभी ऑन है। टेस्ट मैच तो ऑन है और हमने चौथी इनिंग आपने कहा जैसे खेलनी है। हमें कितने पे ये इनिंग बांग्लादेश की समेटनी चाहिए आइडियली, ताकि हम चौथी इनिंग में कुछ अपना जो है वो सिलसिला बना सकें बेहतर? 200 रन से मतलब 250 रन तो होने चाहिए तकरीबन, कि उससे नीचे हो, उससे नीचे ही मुश्किल है। ये चौथा अभी देखें, पहला सेशन चल रहा है, ये पिच में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ गई है, थोड़ा बाउंस आगे से चला जाता है, कभी बॉल नीचे रह जाती है, वेरिएबल बाउंस नजर आ रहे हैं, बाउंस नजर आ रहा है। तो अभी टर्निंग, अभी तो बॉलिंग की नहीं है आज स्पिनर्स ने, तो मिराज है और ताजुल है, अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वो हमें देख के इनको टारगेट एक सेट करना पड़ेगा। अच्छी आपको लग रहा है राशिद भाई 5वें दिन पिच क्रैक्स आ जाते हैं, वसी हो जाते हैं, टूट जाती है, तो फिर स्पिन जाहिर है ज्यादा होता है? टूटती तो कम है, लेकिन अप एंड डाउन ज्यादा होता है, क्योंकि धूप ज्यादा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरह क्रैक्स पड़ते हैं, तो वो अलग चीज हो जाती है। सही है। यहाँ पे बाउंस मतलब 2 पेस बाउंस या पेस आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ पाकिस्तान ने 2 आउट किए, और अभी चांसेस हैं कि अगर आप विकेट उनको क्लैप्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में यही तो एक चार्म होता है कि आप वापिस आने का चांसेस होता है। T20 में कभी कभार वापस नहीं आ सकते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 2 आउट कर दिया, अगले ओवर में 2 आउट कर दिया, गेम में वापस आ जाते हैं, गेम में वापस आ जाते हैं। लेकिन बात ठीक है, जहाँ पे रन ज्यादा अगर हो गए, लास्ट इनिंग बहुत मुश्किल होती है, और जो पिच नजर आ रही है उसमें वाकई में मुश्किलात होंगी। सो हमें उसके लिए इनको ज़रा जल्दी आउट करना होगा। अच्छा, हम अपने डेब्यूटेंट्स की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला फजल और रज़ान अवैस की। याया, हमें पता है हम पहले भी बात करते रहे हैं इनकी, लेकिन अब चूँकि बेहतरीन सेंचुरी इन्होंने बना दी है, पूरा सीज़न खेल के आए हैं, हम चाहेंगे कि आप इनके जर्नी पे हमें ज़रा मुख्तसरन अपडेट कर सकें कि हाउ इज़ इट लाइक, एंड अब जो हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी, कितना फ़र्क पड़ता है एक सीज़न खेलने से, और फिर ये जो कॉन्फिडेंस नज़र आया हमें, इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होती है आपने जो पहले किया होता है उसकी? अब्दुल्ला, देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो अच्छा साइन है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमारे जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं वो जरा कम ही दिलचस्पी लेते हैं, और बल्लेबाजी में तो हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो हमें एक नहीं 2 ऐसे बल्लेबाज मिले हैं जो टेस्ट क्रिकेट में आपको लंबा जो है सर्व कर सकते हैं। अभी आपके पास फरहान यूसुफ बाहर बैठे हुए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बट अब्दुल्ला फजल और आजान अवैस दोनों ने मिलने वाले पहले ही मौके से फायदा उठाया, और दोनों ही डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आए हैं, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर कैश कराया है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है, और हमारे इन नौजवान खिलाड़ियों को अब आपको सिस्टम में रखना होगा। ऐसे नहीं है कि बस एक परफॉर्मेंस खराब हुई और उनको आपने धक्का दे दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि कल टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन जो है
वो बाबर आजम, जिनकी अचानक इंजरी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात हो रहे हैं, एक मौमा बनी हुई है उनकी। मैं तो injury। अगला सवाल टेस्ट आपसे मैच यही में पूछने वाला था कि उनकी क्या अपडेट है आपके पास, किस नौइयत की उनकी इंजरी है, रिकवरी कैसी है उनकी? जी, मैं वही आपको बता रहा था अब्दुल्ला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से जो हमारे पास अपडेट आई कि वो अच्छा फील कर रहे हैं, दर्द नहीं महसूस कर रहे हैं अपने बाएं घुटने में, और कल टेस्ट मैच के दौरान कुछ उनकी पिक्चर्स आई कि वो नेट पे जो है वो बैटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर बड़ा सवाल यह है कि बाबर आजम अगर अगला टेस्ट मैच खेलते हैं, बिल्कुल उनको खेलना भी चाहिए, सीनियर बैट्समैन है, 61 टेस्ट मैच उनके क्रेडिट के ऊपर हैं, तो अगर वो वापस आते हैं तो बाहर किसको बैठाएंगे? क्योंकि उनकी जगह आपने अब्दुल्ला फजल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जिन्होंने पहले ही इम्तिहान में आपको अच्छा परफॉर्म करके दिया। ऐसे नहीं होगा कि बाबर आजम वापस आए तो अब्दुल्ला फजल को आप ड्रॉप ना करें, लेकिन एक ऐसी बात कि जहां पर आप PSL की परफॉर्मेंस को बाबर आजम की जो है वो कैच कराना चाहते थे, अब जबकि अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म कर दिया है, तो क्या आप उनकी परफॉर्मेंस को कैच नहीं करेंगे? ये कराएंगे? तो बड़े मुश्किल डिसीजंस होते हैं, आप बस सवाल उठा देते हैं, इस पे हम टेंशन में आ जाते हैं, तो जाहिर है जिन्होंने लेने होते हैं उनके लिए भी टेंशन होती होगी। सो कॉम्बिनेशन लेकिन बनाने से बन ही जाता है। अभी हमारे पास टाइम कम है राशिद भाई, अदरवाइज़ हम ज़रूर आपसे भी चाहते हैं कि आप इस मामले पर रोशनी डालें, लेकिन फ़िलहाल शुक्रिया आपका, थैंक यू, हैव अ गुड, थैंक यू याया, कल बात कर लेंगे ना फिर। हाँ ज़ाहिर है कल सिमट जाएगा, कुछ मामला और क्लियर होकर सामने आ जाएगा। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। ऐसा एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, लेकिन कराची में NCCIA ने एक बड़े कॉल सेंटर पर छापा मारकर ऑनलाइन फ्रॉडियों का एक मुनज़्ज़म गिरोह गिरफ्तार करने का दावा किया है। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान बैरून मुल्क शहरियों को जाली बैंक नुमाइंदे बनकर कॉल करते थे। मुख्तलिफ एप्लीकेशन सोशल इंजीनियरिंग के जरिए गैर मुल्की शहरियों का हसास बैंकिंग डेटा हासिल करते थे, हासिल उनके अकाउंट्स और कार्ड्स की डिटेल, और फिर ज़ाहिर है वही करते थे जो करते हैं ये लोग, रकम उड़ा लेते थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक ऑनलाइन फ्रॉड गुलजार हिजरी में मौजूद एक कॉल सेंटर में किया जा रहा था। NCCIA ने बड़ी तादाद में कंप्यूटर, लैपटॉप्स और दीगर डिजिटल आलात कब्जे में ले लिए हैं। मामला क्या है इस बारे में जानते हैं, हमारे साथी ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, पहले तो बताइए एग्जैक्टली क्या हो रहा था यहाँ पे, कब से हो रहा था, हुक्काम को कैसे खबर मिली? देखिए, ये एक इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके ऊपर एक इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, या जिसे मुखबर की इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो NCCIA को मिली थी, जिसके बाद में उसको बैकलुप किया गया और उसके बाद में गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में उस जगह की निशानदेही हुई जहां पर ये एक पूरा का पूरा इल्लीगल कॉल सेंटर रन किया जा रहा था। और उसके बाद में फिर जब वहाँ पे जाकर के जब रेड किया गया वहाँ पे, तो फिर वहाँ से पता लगा कि तकरीबन उस जगह से तकरीबन 40 से करीब लोग मिले थे, और चंद लोग नॉर्मल जो उनके क्यूबिकल्स हैं वहाँ पर जो अपनी जो कॉल सेंटर की जो जॉब है वो कर रहे थे, और चंद लोग स्पेशल रूम्स बने हुए थे। उस तकरीबन 4 के करीब मुल्ज़िमान जो हैं उनको वहाँ से निकाला गया था, और बाद में तफ्तीश में पता लगा कि तकरीबन ये 4 बंदे थे ये सुपर एजेंट्स कंसिडर किए जाते थे, जबकि जो बकिया लोग थे, जो 40 लोगों को लिया गया, उसके बाद में उनको इंटरोगेट किया गया, जिनमें से 14 अफराद जो कि जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त इस इल्लीगल कॉल सेंटर, या जिसको हम जो एक टर्मिनोलॉजी चल रही है, किस तरह चल रही है कि डब्बे का काम, वो उनका इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो उनको रिलीज़ कर दिया गया NCCIA की जानिब से। बाकी जो 26 अफराद थे उनके खिलाफ उनका रिमांड ले लिया गया और अब उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा, अब कुछ को छोड़ दिया, बाकी 26 का रिमांड लिया गया है। लेकिन ज़ीशान, ये डब्बा जो आप कह रहे हैं ये कराची का पहला डब्बा नहीं है, ना आखिरी है, अभी भी बहुत से डब्बे एज वी स्पीक काम कर रहे होंगे। ये अपनी नौयत का कहने का मतलब ये है कि पहला कॉल सेंटर तो है नहीं, इससे पहले जो नेटवर्क पकड़े गए थे और पकड़े भी गए हैं, उन केसेस क्या बना? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कोई जुर्म साबित हुआ, कोई सज़ा हुई किसी को? देखिए, अगर हम रवां साल की बात करें तो अब तक तकरीबन 15 के करीब ऐसे केसेस जो ये इलीगल कॉल सेंटर्स हैं उनके ऊपर रेड्स हुई हैं, और NCCIA हुकाम की जानिब से उसके ऊपर रेड्स की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन और माजी में भी हुआ है,
इन केसेस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है फोरेंसिक्स का। फोरेंसिक की रिपोर्ट जो उनके लैपटॉप्स मिलते हैं उनके पास से, क्योंकि देखिए ये आईटी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, स्कैमिंग का काम कर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको पेचीदा सिक्योरिटी लगाई हुई होती है। उस सिक्योरिटी को अनफोल्ड कर लिया जाता है और उसके बाद में उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट बना के दी जाती है। लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है, इस दौरानिए में चालान सारे केसेस हुए हैं अभी तक, इस दौरानिए में मुल्ज़िमान अपनी बेल पर बाहर आ जाते हैं और जब उनकी तारीखें लगती हैं तो वहाँ पर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली केसेस अभी तक जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे चालान हो गए हैं, लेकिन जो एक कन्विक्शन है वो ज़्यादा नज़र नहीं आती। उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ट्रायल है उसका दौरानिया खासा स्लो होता है, ट्रायल काफ़ी स्लो होते हैं और जितने टाइम में इनके खिलाफ फैसला साजी होती है, जब तक इनके खिलाफ फैसला आता है तब तक वही मुल्ज़िमान जो कि बेल पर आउट होते हैं वो कई दफ़ा बार बार भी गिरफ्तार बार बार छूट भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान साहब। एक नई कार्रवाई, एक नया डब्बा जो है गोल किया गया कराची में, जिसकी कार्रवाई हमें बता रहे थे। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आपको पता है वज़ीर आज़म ने कल हर साल 10 मई को मारका हक, यौम मारका हक मनाने का ऐलान भी कर दिया है। पूरी कौम ने मारका हक की तारीख साज कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पूरे मुल्क में खुशियाँ मनाईं। बहुत सी तकारीब हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के ज़रिए दुश्मन की जहरियत का मुँह तोड़ जवाब देकर बताया, दुश्मन को भी और दुनिया को भी वतन अजीज़ की तरफ उठने वाली हर मैली आँख को फोड़ दिया जाएगा। सो इस सिलसिले में बहुत सारी सेलिब्रेशन हमने देखी। शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। जियो न्यूज़ पर भी ट्रांसमिशंस का सिलसिला चलता रहा। कल हमारी भी आपसे मुलाकात हुई दोपहर में और सारा दिन इस सिलसिले में इस ज़िमन में बात हुई। साथ ही साथ अगर हम अपने ख़ित्ते के हालात पे बात करें तो आपको पता ही है, लेटेस्ट तो ये है कि सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कहा जी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं आई हैं। ईरान ने कहा कि अगर आपको पसंद नहीं आई हैं तो फिर तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हमने आपकी पसंद के लिए तो बनाई नहीं थी। सो क्या हमें लग रहा है क्या होना चाहिए? 3 दिन रह गए हैं सदर ट्रंप के दौरा चाइना को भी, उसका स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है। हम गुज़िश्ता रोज़ से अगर डेवलपमेंट्स को देखें तो 12 घंटे 14 घंटे पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये हफ़्ता डिसाइसिव होगा कि चीन जाने से पहले या बाद में सदर ट्रंप यहाँ रुक जाएंगे, कोई डील साइन हो जाए, कोई मुआहदा तय पा जाए, लेकिन ऐसा फ़िलहाल तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब अच्छा हमारे साथ होंगे मौजूद तो हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही है कि देयर इज़ नो डील एज ऑफ नाउ और इसका असर डायरेक्टली पड़ता है ऑयल प्राइसेस पे, स्टॉक मार्केट पे। अगर आज की हम कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हुआ है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखें तो आज मंदी का रुझान फ़िलहाल देखा जा रहा है, जो कि ज़ाहिर एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ये ख़बर जब से आई है तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जब खुलेंगी तो उसमें नेगेटिव सीन ही या रुझान ही, मंदी का रुझान ही देखा जाएगा। अभी मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, हम सर्टनली पहले मारका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बात कर रहे हैं, आपसे बात होती ही रही है, गुज़श्ता चंद दिनों से हो रही है, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने हर साल इस दिन को मनाने का ऐलान भी किया कल की तकरीब में। और कौम का जज्बा, बहुत सारी मुश्किलात हैं, आपको पता है, पेट्रोल प्राइसेस, महंगाई एट्सेट्रा, जंग के हालात, लेकिन उसके बावजूद कौम का जज्बा काबिल दीद था। जी सर। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बहुत ही तारीखी फतह है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जिस तरह इस ऑपरेशन का नाम भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने बुनियान मरसूस तजवीज़ किया, क्योंकि हम पाकिस्तान की सारे इदारे एक सीसा पिलाई बार आलमी सतह पे जो मुकाम से है, मशरिक़ वस्ता में भी जो हमारी अमन की कोशिशों में कलीदी किरदार और एक तवाज़ुन में जो एक मुस्बत तब्दीली आई है, इसी महसूस की हिकमत अमली के समर है। मुल्क में और भी जो चैलेंजेस हैं दहशतगर्दी के हों, मैं तवक्को करता हूँ कि और इस अंदाज फौज के, ताकि हम एक फैसला कुन अंदाज में दहशत खात्मा कर सकें और जो उनके ऊपर भी पा सकें, तो यकीनी तौर पे और हमारे
अली साहब, अगर आप अपनी जगह ज़रा पोजीशन तब्दील कर सकें, क्योंकि हम तक आपकी आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं रही है। मीनवाइल वील ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन। हम बात कर रहे हैं मारका हक की, ऑपरेशन बुनियान मरसूस, जिसका 1 साल मुकम्मल हुआ। मुल्क भर में इस सिलसिले में सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी रहा। मुताद्दिद तक़रीब का अहतमाम किया गया। कल मरकज़ी तकरीब भी हुई। वज़ीर आज़म ने और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शिरकत की, और इसके अलावा सूबों की सतह पर भी इस सिलसिले में मुताद्दिद प्रोग्राम्स हुए। हम कराची की बात कर लें, पेशावर की बात कर लें, कोयटा की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, पिंडी में भी वज़ीर आला मौजूद थी। अभी दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं महमूद अली साहब। जी अली साहब, जहां हम ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बात कर रहे हैं, मारका हक की बात कर रहे हैं, वहीं आपको पता है कि दुश्मन फिर अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए इस खत्ते में, हमारे मुल्क में बेअमनी फैलाने की जो कोशिश कर रहा है, वो उसकी कोशिशें भी जारी हैं। जी की तनाही में कुछ पिछले साल हमारे वजीर दाखिला ने भी इसका काम We can't hear you, sir. खाई है, उसके ये तो राब्ता नहीं हो पा रहा, ये नहीं राब्ता हो पा रहा है सर। चलिए फिर थोड़ी देर बाद हम दोबारा कोशिश कर लेते हैं। Meanwhile we have other news as well. Thank you अली साहब, thank you. There was a distortion in the line, we could not hear you properly. So आपकी बात हम तक ठीक तरह पहुंच नहीं रही थी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और सुने ज़रा, बकरा ईद की आमद है और मंडियां लग रही हैं, लोग जा रहे हैं, व्यापारी अंदरूनी मुल्क से आ रहे हैं, बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 8A से 25 बकरे चोरी कर लिए गए। बकरों के मालिक ने दरख्वास्त मलिर कैंट थाने में जमा करा दी है। चोरी किए गए बकरों की मालियत 19 लाख रुपए थी। ज़ाहिर इतनी तो होगी ही। बकरे चोरी करने के वाक़े की वीडियो भी जारी की गई है। हो क्या रहा है? आई रियली वांट टू हैव अ लुक एट द वीडियो। पुलिस का कहना है कि CCTV की मदद से मुल्ज़िमान को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। कैसे, किसी व्यापारी के थे या किसी इंसान एज इन किसी ने ख़रीदे हुए थे बकरे? सीनसाई कोई बेचने के लिए शायद लाया हुआ था, पता नहीं अपने थे या क्या थे। हाँ, ये नहीं, खाली प्लॉट जो होते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी लोकेलिटी में, खाली प्लॉटों में लोग बकरे ले आते हैं, व्यापारी वगैरह बिठा देते हैं और उसके बाद बेच रहे होते हैं ईद के दिन करीब आने पे। सो सीम्स लाइक कि वो वाला केस है। लेकिन ये 25 बकरे, 25 को ये लेके CCTV में क्या नज़र आ रहा है? इफ़ एनीबडी कैन टेल मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लुक एट इट। कुछ नज़र आ रहा है? सो एक तरफ ये सीन हुआ है, दूसरी तरफ ईद कुर्बा में 2 हफ्ते रह गए, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते रह गए। सोचती है अभी तो हम ज़रा, मैं इस दफ़ा इनडिसाइसिव हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पता है अगर आपके भी बहन भाई ज़रा बैरून मुल्क होते हैं तो उनको उनकी कुर्बानी की ज़िम्मेदारी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैठे बहन भाइयों की होती है। कराची की रिवायती मंडी सज रही है। कमिश्नर कराची की जानिब से KMC को शहर में 5 दीगर मकामात पर भी मवेशी मंडियाँ लगाने की इजाज़त दी जा चुकी है, जिनमें इतवार बाज़ार, नॉर्थ कराची, KMC ग्राउंड और सफारी पार्क और गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 5 और 6 में मंडी कायम की जाएगी। बकरा पीड़ी, लियारी और कोरंगी में भी खाली प्लॉट पर मवेशी मंडी कायम की जाएगी। शहरियों ने ख़रीदारी के लिए मरकज़ी मंडी का रुख करना भी शुरू कर दिया है। संडे, आपको पता है ना, कल संडे था, तो संडे इज़ द आइडियल डे। संडे पे लोग मंडी ज़रूर जाते हैं। 2 हफ्ते रह गए तो जाना ज़ाहिर शुरू हो गए हैं। शहर में कुर्बानी के जानवर भी दिखाई देने लगे हैं। व्यापारियों की ज़रूरतें, शहरियों की सहूलत और सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम हुए तो मंडी में रिवायती रौनक भी नज़र आएगी। लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपने जाते हुए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी हैं। सो कराची से अभी हमारे साथी मौजूद हैं वलीद अहमद, वो हमें बताएंगे क्या सूरत हाल है। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शहरियों का इस्तकबाल कर रही है। मुल्क भर से व्यापारी खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर लेकर पहुंच रहे हैं। कहीं वजनी बैल तो कहीं खूबरू दुम्बे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हम आए थे मंडी घूमने, हमें कई जगह रेट बहुत महंगे मिले, कहीं रेट बहुत अच्छे मिले। लेकिन इस बार का मंडी का निज़ाम पिछले साल से बहुत अच्छा है। मंडी में भाव ताव उरूज पर है। व्यापारी महंगाई, चारे और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए अखराजात का जिक्र कर रहे हैं, जबकि शहरी कीमत कम करवाने की कोशिश में मसरूफ हैं। कराची वालों को वेलकम करते हैं, आए हमारे जानवर खूबसूरत देखें और ख़रीदारी शुरू करें। बड़े बकरे भी है, छोटे भी है,
तो यहाँ पे हम लेके आए और हर बकरे की अलग अलग कीमत होती है, बड़ों की अलग है, छोटों की अलग है, दुम्बों की अलग है। मवेशी मंडी सिर्फ खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं रही। फूड स्ट्रीट, झूले और फैमिली तफरी ने इसे मुकम्मल मेले का रूप दे दिया है, जहां बच्चे और बड़े खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये सारी सहूलियात नहीं मिलती थी तो पूरा पूरा दिन जानवर लेने में लग जाता था, भूखे प्यासे घूमते थे। अब ये जो इन्होंने फूड स्ट्रीट बनाई है, इससे बहुत सहूलत हो गई, साफ और हाइजेनिक फूड मिल रहा है हमें यहाँ। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त मंडी आए थे हम तो जानवर की खरीदारी के लिए, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है कि अभी बैठ के खाना खाया है तो ऐसा लग रहा है हम अपने मोहल्ले में बैठे हुए हैं। वीकेंड पर कवाली नाइट भी शहरियों की तवज्जो हासिल कर रही है और रात गए तक रौनक बरकरार रहती है। फूड स्ट्रीट आबाद हो गई है, यहाँ आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस चल रही है और कल ये आज भी है, हर वीकेंड पे होगी। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी, पानी और पार्किंग समेत तमाम सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है ताकि शहरी पुरसुकून माहौल में खरीदारी कर सकें। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। मतलब यू कैन बिलीव कराची आइट्स टू कम अप विद अ डिफरेंट थिंग, न्यू थिंग एवरी ईयर। मतलब look at this, now there are musical performances, कवाली नाइट्स being held at मवेशी मंडी। सो मवेशी मंडी में वीकेंड्स पे कवाली नाइटें चल रही हैं। ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। इससे पहले हमने देखे SMDs लगती थी, वैसे गाने शाने लगे होते थे, कैट वॉक भी हो जाती थी, खाने भी चल रहे होते थे, लेकिन म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का तड़का ये ज़रा जिद्दत है, ये नेक्स्ट लेवल पे ले गया है मामलात को। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तर्जुमान मवेशी मंडी कराची भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ज़रा बात करते हैं क्या तैयारी है, क्या इंतज़ाम है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इससे पहले हम ईद की आमद और मवेशी मंडियों के सजने की बात कर रहे थे। एशिया की सबसे बड़ी मंडी बाय द वे जानवरों की कराची में लगाई जाती है। ज़ाहिर है नेचुरली पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। और क्या इंतज़ामात हैं इस मरतबा, उम्मे ऐमन हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है मवेशी मंडी कराची की। उम्मे ऐमन, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा इस साल क्या बेहतरी लाई जा रही है इंतज़ामात में, कितने जानवर एक्सपेक्टेड हैं एंड व्हाट आर द प्रिपरेशंस एंड अरेंजमेंट्स लाइक? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हर साल आपको पता है ये हमारा त्यौहार है और मजहबी त्यौहार है और वी आर ऑलवेज एक्साइटेड। तो पिछले साल आपको पता है जो मंडी थी 1200 एकड़ पे थी, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 1200 एकड़ पे एक मंडी लगी हुई है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है जो लगती है। एक कैटल लाइव स्टॉक का एक जगह स्टेशन होना और पाकिस्तान के हर किस्म के, हर ब्रीड के जानवर यहाँ आपको मिलेंगे, छोटे जानवर से लेके बड़े जानवर। उसके अलावा अगर आप तैयारी की बात करें तो माई सेल्फ, जब मैं एज अ फीमेल जब मैं आई इस डोमेन में, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मंडी होगी, जानवर होंगे, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि मैं पर्सनली, ये मेरा एक बिल्कुल एक बायस्ड, मैं आपको बताऊं कि इतनी क्लीनलीनेस है, इतनी प्रॉपर मैनेजमेंट है कि आई हैव नेवर सीन दिस। और लाइफ स्टॉक को इस तरह मेंटेन करना, इतना हाइजीन, इतनी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, आपका हर चीज़ इतना वेल मैनेज्ड है कि हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट। अच्छा उम्मे ऐमन, ज़ाहिर है इससे पहले डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद था खान से। हमारे यहाँ जो टिक्स के ज़रिए वायरस फैलता है, कॉन्गो वायरस, ये एक इशू रहा है और इस सीज़न में बढ़ भी जाता है। उसके लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर तो अपनानी है। कोई जब जानवर उतर रहे होते हैं, मंडी में लाए जा रहे होते हैं, वहाँ पे कोई चेकिंग पॉइंट है कि एक ज़रा नज़र मार ली जाए, अगर किसी जानवर के साथ ये इशू है, टिक्स वगैरह हैं, तो उसको अलग कर दिया जाए ताकि वो लोगों को और दीगर जानवरों को इन्फेक्ट ना करें? जी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आई थिंक मैंने कभी किसी मंडी में ये नहीं देखा कि वहाँ पे वेट हो। हमारे पास 2 शिफ्ट में 5 वेट आते हैं, जो कोई भी जानवर मंडी एंटर होने से पहले उनका एंटरिंग पॉइंट हम कहते हैं मार्शलिंग, उसके बगैर वो एंटर नहीं हो सकते मंडी में। जब उनको एग्जामिन किया जाता है और उनकी रिपोर्ट्स और क्लियरेंस मिलती है, उनको एक कार्ड इशू होता है, उसके बाद ही वो मंडी में एंटर हो सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि कहीं कुछ जानवरों को रोका भी गया हो और उनको क्लियरेंस ना मिली हो, या फिर जो आ रहे हैं उनको क्लियरेंस मिली रही है। वी वांट टू नो द रेशो, कि कुछ है ऐसे केसेस कि हाँ जी क्लियरेंस नहीं मिली? नहीं, दे आर बीइंग चेक्ड एंड अगर कोई ऐसा इशू है तो उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन, चेक एंड बैलेंस है। और दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि हम देखते हैं कि जानवरों में जो वबाई बीमारियां फैलती है जिसकी वजह से वी ह्यूमन आर ऑल्सो अफेक्टेड, तो इस मंडी में इस चीज़ का बहुत ख्याल किया जाता है।
आप अगर देखें तो प्रॉपर वैक्सीनेशन और टिल डेट एंड आखिरी दिन तक, ईद के आप देखें उस दिन तक आपके वेट ऑन टोज होते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई जानवर का अगर कोई ऐसा मिलता है कि वो बीमार है तो उसको अलग करके उसको भी जो हमारे वेट के डॉक्टर्स हैं वो चेक करते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, ज़्यादातर लोग कैश लेके आते हैं और जानवर लेके जाते हैं, सो रास्तों की सिक्योरिटी के लिए आर यू इन कॉन्टैक्ट विद द रेलेवेंट पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट से कि रास्तों में नफरी तैनात हो, लोग सिक्योर महसूस करें? और कराची में एक ट्रेंड है रात को मंडी जाने का, तो रात में जाहिर है फिर ख़तरा भी होता है मौजूद साथ में। जी, आपने अगर अभी तक देखा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो सच नेगेटिव न्यूज़ या कोई ऐसा क्राइम कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। और ये जो फॉल्स जो आप लोग एलिगेशंस होते हैं, आई माई सेल्फ ट्रैवल समटाइम्स इट्स वेरी लेट इन द इवनिंग और रात हो जाती है, बिकॉज अब मंडी को देखती हूँ तो जाहिर बात है वहाँ तो 5 बजे के बाद ही लोग आना शुरू करते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से आपको पुलिस के पुलिस के हमारे जो एहलकार है वो आपको जगह जगह मिलेंगे ऑल द वे। जो मैमार का रूट है और जो आपका हब गवादर का जो नॉर्दर्न बाईपास है, आप सिर्फ आए, वहाँ लाइट्स भी हैं, पुलिस भी हैं, हमारे रेंजर्स, हमारे जितने सिक्योरिटी के लोग हैं वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं एंड दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। अच्छा, अब उम्मीद ज़रा आम आदमी की मुश्किल पे आ जाते हैं, क्योंकि लोग ज़ाहिर है महंगाई से पहले ही ज़रा परेशान हैं, फिर जानवरों को लाने ले जाने के किरायों में भी इजाफा हुआ होगा, व्यापारियों के अपना एक्सपेंस भी बड़ा होगा, बिजली का भी निज़ाम ज़रा महंगा ही है इस मरतबा। बताइए, क्या कीमतों में हम पिछले साल की निस्बत कितने फ़ीसद इजाफा, अगर हुआ भी है तो कितने फ़ीसद इजाफा देख रहे हैं? या फिर एक कॉन्सेप्ट ये था कि चूँकि हमारा जानवर इर्द गिर्द नहीं जा रहा है, एज इन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा या किसी दूसरे नेबरिंग कंट्री में नहीं जा रहा, तो हमारे पास इस दफ़ा डिमांड के मुकाबले में सप्लाई ज़्यादा है। What does it look like? देखिए, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। वी हैव एनिमल्स और लाइफ स्टॉक। एक हमारा जो एग्रीकल्चर जो कैटल फार्मिंग है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप जानवरों की कीमतों की बात करें तो एक छोटे आपकी इस्तिताअत के मुताबिक हर किस्म का जानवर है। लोग कहते हैं कि बहुत महंगा जानवर है, तो अगर आपकी जो इस्तिताअत है आप उस हिसाब से जानवर पे जाएं। आप 50 लाख के जानवर पे हाथ रखते हैं और फिर आप लोग जो है ना वो स्पेशली फिर रील्स बना रहे होते हैं कि इतना महंगा जानवर, तो आपके लिए तो 2 लाख वाला जानवर भी है, लाख वाला जानवर भी है। वो ब्रीड के ऊपर है। वो एक्चुअली बहुत प्रीमियम ब्रीड्स होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जो हम एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनिमल इज ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव, और पीपल जो अफोर्ड कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर देयर, दे आर बाइंग दोज ब्रीड्स आल्सो। और अगर आपको छोटा जानवर चाहिए एज पर योर यू नो आपकी जो भी इस्तिताअत है, तो हाँ, बजट के हिसाब से यू इजीली गेट दोज एनिमल्स आल्सो। ऐसा कोई मसला नहीं है, हर किस्म का जानवर है, हर बजट के हिसाब से जानवर है, एंड यू कैन गेट एवरीथिंग। अच्छा, उमैमन साहबा, ये नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी तो आपने कहा पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, जहाँ एक जगह सेटल होते हैं एनिमल्स, मतलब ये लाइफ स्टॉक। इसके अलावा भी कराची में मंडियों की इजाज़त मिली है, सो कैन यू प्लीज़ गाइड अस अबाउट देम, या फिर आप इसी मंडी को लुक आफ्टर कर रही हैं? देखिए, मैं एक्चुअली तो मैं इस मंडी को लुक आफ्टर करती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बीइंग पार्ट ऑफ कराची एंड नोइंग दिस, वर्किंग इन दिस डोमेन, आई नो कि इसकी परमिशन मिलती है। जो हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पे छोटी मंडियाँ लगती हैं और वहाँ पे भी जानवर आते हैं, बट ये है कि वो छोटे पैमाने पे लगती है और उनका जो एक एरिया होता है वो छोटा होता है, बिकॉज दे रिक्वायर बिगर स्पेस। और मैं थोड़ा सा ये एक चीज़ का मैं एक पहलू आपको गाइड करूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मंडी हमेशा आपके शहर से दूर लगनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ फैक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोग कहते हैं कि क्यों नॉर्दर्न बाईपास, तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं आफ्टर जब मंडी क्लोज होती है। तो जो क्लीनलीनेस और हाइजीन हम मेंटेन करते हैं वो जगह आपके रिहाइश के लायक नहीं होती। तो जो शहर में ये मंडियां लगाते हैं तो उसके लिए थोड़े इश्यूज होते हैं जिसको कभी कोई हाईलाइट नहीं करता कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड नॉर्दर्न बाईपास का मकसद ही यही है, अब थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सिटी, जहाँ हमारी सिटी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, जो आपके लोग का रोज का रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, और हर चीज़ प्रॉपर बैलेंस और प्रॉपर मैनेज हो सके, बिकॉज बड़ा एरिया है और प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो सकता है हर चीज़ यहाँ पे। अच्छा,
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मे ऐमन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान मवेशी मंडी जो कि दुनिया की उनके मुताबिक सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो सज चुकी है। सो अगर आप नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं। दिन में तो ज़रा धूप ज़्यादा है, या शाम में भी रोशनी का, सफाई सुथराई का प्रॉपर इंतज़ाम है। और कराची में वैसे ही एक ट्रेंड है, सो लोग जाते हैं शाम में, रातों को मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, ये देखिए, पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान में AI से बनी ऐसी वीडियोस बरतानिया में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई गई जो बनी एक्चुअली पाकिस्तान में थी। सो हम सोचते हैं ना कि बरतानिया में फैलाई गई वीडियोस का यहाँ से क्या ताल्लुक़ है। सो यहाँ बन रही थी जो इस्लामिक फोबिक थी, और इनमें खुसूसन वज़ीर आज़म सर कामा और मेयर लंदन सादिक खान को निशाना बनाया गया। तफसील है हमारे नुमाइंदे सईद नियाज़ी के पास। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए क्या होता रहा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए बरतानिया में ऐसा इस्लामोफोबिक मवाद वायरल होता रहा जो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया था। ये इंकिशाफ द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक ताज़ा रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में AI से तैयार करता मुतादिद वीडियोस के अलावा इस वीडियो का हवाला भी दिया गया है जिसमें इस्लामी लिबास पहने हूबहू वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर नजर आने वाला जाली किरदार डाउनिंग स्ट्रीट में ये कह रहा है कि हमें अब भी मुस्लिम मुल्क होने पर फख्र है। हमारे मुस्लिम इमिग्रेंट्स जिनमें क्रिमिनल और रेप गैंग शामिल हैं हमारे माशरे की बुनियाद हैं। इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 4 लाख बार देखा गया और मुतादिद वीडियोस में सर केयर स्टारमर और मेयर लंदन सर सादिक खान को निशाना बनाया गया। बरतानिया में इस्लाम मुखालिफ मवाद दिखाकर कामयाबी से मीडिया अकाउंट्स चलाने वाले दीनदार शख्स हाफिज, जिसका पूरा नाम उसकी हिफाजत के पेश नज़र जाहिर नहीं किया गया, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो सिर्फ फेसबुक के पेज से $1500 माहाना कमा रहा था। उसने बताया कि वो कमज़ोर अंग्रेज़ी के सबब वीडियोस को समझ नहीं पाया था और अब उसने मुतादिद पोस्टें हज़फ कर दी हैं। उसे खबरों से भी दिलचस्पी नहीं, पाकिस्तान के हालात के सबब वो इस तरह रोज़ी कमा रहा था। ब्रिटेन टुडे फेस पेज पे लाखों फॉलोअर्स के अलावा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी उसके हज़ारों फॉलोअर्स थे। मेटा ने अब इन अकाउंट्स को बंद कर दिया है। इन अकाउंट्स पर मुसलमानों को बरतानिया से निकालने और अवामी मुकामात पर नमाज की अदायगी से गलबे की हिकमत अमली जैसी मीम्स भी पोस्ट हुई। हाफिज साहब के मुताबिक ग्रुप और विक्स जैसे AI टूल्स ने वीडियो बनाना आसान कर दिया है और वो दूसरों को भी पैसे कमाने के लिए मुफ्त ये फन सिखाने को तैयार हैं। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। सो देखिए क्या तहकीक में फिर बात सामने आई है। इस पे जो भी फॉलोअप होगा हम आपको सर्टनली अपडेटेड रखेंगे। और अभी ज़रा मौसम की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ी रही है, लेकिन पंजाब के वस्ती इलाकों और इस्लामाबाद और एबटाबाद में रात गए बारिश हुई है और मौसम बेहतर हो गया है। गर्मी का जिससे जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और बरकरार रहने की पेशगोई की है। सो ईद में भी 2 हफ्ते हैं, सो ईद पे क्या मौसम होगा ये भी हम जानते हैं। जनूबी पंजाब हीट वेव की लपेट में रहने का इम्कान है। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का बताया जा रहा है। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान महकमा मौसम। बहुत शुक्रिया आपका सर। बताइएगा, ये हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, फिर जनूबी पंजाब में भी गर्मी पड़ रही है, ये जहाँ बारिशें हो रही हैं यहाँ क्या हो रहा है? जी शुक्रिया अब्दुल्ला। जैसा कि पहले बताया गया था कि एक मुतदिल मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो मुल्क को मुतासिर करेगा। मोस्टली चांसेस 11-12 के थे, ताहम उसने रात 10 तारीख की रात गए से ही पाकिस्तान को मुतासिर करना शुरू किया। इस दौरान काफ़ी इलाकों में बारिश हुई, जैसा कि बलाई पंजाब, कश्मीर, KP और एक आध जगह बलूचिस्तान में भी हुई, GB में भी बारिश हुई। और ये सिलसिला भी मज़ीद आज का दिन और कल का दिन बरकरार रहेगा। और इन इलाकों में जहाँ पे बारिश का बताया गया है, यहाँ पर आंधी, तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। तो लिहाजा प्रिकॉशनरी मेजर्स लाजमी रखें क्योंकि आंधी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। अच्छा, सो तेज़ आंधी चल सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रास्ट जब डेवलप होता है और मई के महीने में जब आंधी होती है तो उसकी शिद्दत ज़्यादा ही होती है। अच्छा, आप बता दीजिए, जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ गर्मी का ये सिलसिला चलता रहेगा और ये जहाँ बारिशें हो रही हैं ये कल परसों के बाद क्या ख़त्म हो जाएगा स्पेल, या आने वाले दिनों में दोबारा कोई स्पेल देख रहे हैं आप?
देखें जो हीट पॉन एरियाज हैं जैसे कि सदर्न पंजाब या सिंध के जो बलाई और वस्ती इलाके हैं, यहाँ तो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कल भी दादू में 48.5 तक गया था। अभी इस मगरिबी हवाओं के सिलसिले की वजह से 2 दिन जो है वो 2 से 3 दिन टेम्परेचर जो है वो थोड़े से सब्सिडेंस रहेंगे, यानी कि नॉर्मल के आसपास। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बलाई और वस्ती जो सिंध के नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं वो 42-44 के आसपास ही होते हैं। ताहम 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक फिर जो है वो गर्मी की शिद्दत इन इलाकों में बढ़ेगी। टेम्परेचर होपफुली 49 और कुछ इलाकों में जो है वो 50-51 तक भी जा सकता है, स्पेशली जो मगरबी सिंध के इलाके हैं जिसमें आपका लाड़काना, दादू और इससे मुलिका अजला हैं, यहाँ पर जा सकता है। ताहम अगर हम कोस्टल बेल्ट की बात करते हैं बशमूल कराची, यहाँ पर जो है दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक ही नज़र आ रहे हैं आने वाले 10 से 15 रोज़ के दौरान। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कराची समेत जो कोस्टल बेल्ट है इसमें दर्जे हरारत 34 से 37 के दरमियान में रहने वाले हैं। समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी, नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर कुछ ज़्यादा फील हो सकता है। ताहम गर्मी की शिद्दत कुछ ज़्यादा नहीं। सो यू नो मॉडरेट जो टेम्परेचर होता है कराची का, पिछले दिनों तो आपको पता ही है कि आप सूरत हाल हो गई थी, 1-2 रोज़ शदीद गर्मी की कैफियत थी और लोग ज़ाहिर है उससे मुतासर भी हो रहे थे। सो हम क्या एक्सपेक्ट करें अगर ईद के मौसम की बात करें या बकरा, ज़ाहिर है जानवर भी लाने होते हैं, जानवर गर्मी से मुतासर भी होते हैं, लोग घरों में जो जानवर लाते हैं वो बीमार भी पड़ जाते हैं। सो हम ये एडवाइस भी करते हैं कि आप ज़रा उनके शेड का, उनकी छाँव का, उनके पानी वगैरह का इंतज़ाम करें। ईद पे क्या टेम्परेचर्स आपको नज़र आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री? देखिए वही सेम है कि कराची में फिल वक्त कोई दूर दूर तक अभी जो है वो कोई हमें हीट वेव लाइक कंडीशन नज़र नहीं आ रही है। ना बारिश है ना हीट वेव है। ना हीट वेव है। होपफुली के जो टेम्परेचर या जो वेदर पैटर्न चल रहे हैं ये नॉर्मल पैटर्न्स हैं, यही चलते रहेंगे अनटिल अनलेस ये कोई ट्रॉपिकल एक्टिविटी अरेबियन सी में डेवलप नहीं हो जाती, जिसके फिल वक्त चांसेस अभी अगले 15 रोज़ तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम हीट पॉन एरियाज़ की बात करें तो ऑफकोर्स की बात है कि वहाँ पर तो गर्मी रहेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम अभी ज़्यादा गर्म नहीं होने वाला, जैसे कि बालाई पंजाब हो गया या KP के बालाई इलाके हैं या GB के इलाके हैं। ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो अपनी नॉर्मल रेंजेस के आसपास ही नज़र आ रहे हैं। कोई शदीद गर्मी के इम्कानात उन इलाकों में नहीं। शदीद गर्मी के इम्कानात उन इलाकों में नहीं हैं। अच्छा, अब गर्मी आती है तो नेचुरली वी एक्सपेक्ट रेनफॉल्स एज वेल। सो अभी मई का महीना बग़ैर बारिशों के ही गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और मॉनसून जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम होता है उसी में आर वी एक्सपेक्टिंग? देखें मॉनसून पाकिस्तान में जो है वो जुलाई टू सितंबर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ये होता है मेट्रोलॉजिकली जो है वो कभी 2-4 दिन या 1 हफ्ता पहले हो जाता है या डिले हो जाता है। अब तक के जो पैरामीटर्स हैं और जो ग्लोबल मॉडल्स की निशानदेही है, जैसा कि पहले भी बहुत इस पे बातचीत हो चुकी है कि एल नीनो इज़ गोइंग टू डेवलप, तो उसके एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है वो सब कॉन्टिनेंट के मॉनसून को सप्रेस करता है। ताहम पाकिस्तान के जो इंतहाई बालाई इलाके हैं वहाँ पर अब तक जो है वो रेनफॉल जो है वो नॉर्मल के आसपास ही नज़र आ रही है, क्योंकि मुल्क के जो बालाई इलाके होते हैं वहाँ पर मगरिबी हवाओं के सिलसिले जो है वो वक्तन फ़क्तन मुल्क को मुतासिर करते रहते हैं। तो जो हमारे मॉनसून पॉन एरियाज़ हैं वहाँ पर लग रहा है कि बारिशें जो हैं वो या तो नॉर्मल हो सकती हैं या बिलो नॉर्मल। ऑल राइट, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अदरवाइज टेम्परेचर गर्म ही है आने वाले 2 हफ्ते। बहुत शुक्रिया आपका। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। सुनिए, जियो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को चाइना फिल्म ग्रुप कॉरपोरेशन की तरफ से चीन के सिनेमाघरों में 21 मई को दिखाने की इजाज़त मिल गई है। सो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम मौला जट एंड जियो फिल्म्स। और ये पाकिस्तान और भारत की पहली फिल्म है जिसे रेवेन्यू शेयरिंग कोटा सिस्टम के तहत चीन में रिलीज़ किया जा रहा है। सो वी कैन होप a few more 100 crores in the revenue। अच्छा, ये तो है द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात, लेकिन द ओरिजिनल मौला जट के लेजेंड मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की सालगिरह है। कराची में ही होते हैं, हमारी मुलाकात होती रहती है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन उनसे, लेकिन क्या उन्होंने काम किया और क्या उसका आज तक इम्प्रेशन है जो हमारे जहनों पर नक्श है, ज़बरदस्त।
और हैप्पी बर्थडे टू यू सर, यू हैव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बताना आपको यह है कि हुकूमत ने इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ मंगवाने और उन्हें दोबारा जदीद बनाकर एक्सपोर्ट करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दी है। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? इस फैसले को हुकाम पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी में बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। ये लाइसेंस याफ्ता इंडस्ट्री होगी जो दुबई में जबले मॉडल की तर्ज पर बनाई जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कारीगर है ना, मतलब आप पहचान नहीं सकते कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है या नहीं है। और मुल्क में नौजवानों को मुलाजमत के होपफुली इससे नए मौके मिलेंगे। दूसरा, मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। इस तजवीज़ को स्पेशल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव काउंसिल की जानिब से भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त IMF के साथ जो हमारी ऑटो पॉलिसी डिस्कस की जा रही है, जिसे बाद में वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा, उसमें शामिल है ड्यूटी में रियायत और बरामदी सहूलियात के ज़रिए ये पॉलिसी खुसूसी मरम्मती सनतों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देगी। बेसिकली रिपेयर की जो सनत है ना, उसकी बात हो रही है कि गाड़ियाँ आएँ एक्सीडेंटेड, यहाँ पे उन्हें ठीक किया जाए और दोबारा बाहर भेजा जाए। इन गाड़ियों को मकामी मार्केट में फ़रोख्त की इजाज़त नहीं होगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ वो गाड़ियाँ नहीं बिक सकेंगी, लेकिन बाहर भेजी जा सकेंगी। मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं द न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई। बताइएगा सबसे पहले तो ये IRE मॉडल एग्जैक्टली है क्या और किस तरह काम करता है और कितना मुनाफा बख्श है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान में एक नई ऑटो पॉलिसी बन रही है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी। इसमें एक प्रपोज़ल अभी सामने आई है जिसके तहत इंपोर्ट, रिफर्बिश्ड और एक्सपोर्ट जो यूज्ड गाड़ियां हैं उनकी इजाज़त देने के बारे में हुकूमत गौर व फिक्र कर रही है। और ये मॉडल जो है वो दुबई और जबले अली का मॉडल है कि वहाँ पे गाड़ियाँ खासकर जापान से और बाकी ममालिक से इंपोर्ट की जाती हैं, उनको रिफर्बिश यानी उनकी मरम्मत की जाती है और इसके बाद उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अफ्रीका और दूसरी डेस्टिनेशंस के अंदर। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी मार्केट है और इसमें मल्टी मिलियन डॉलर्स का पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान इसकी इजाज़त देती है और अगले माली साल से इस पे अमल दरामद शुरू होता है। इसकी अमल दरामद ऑफ कोर्स कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल काफ़ी हद तक मौजूद है। अच्छा, ये भी बताया कि पाकिस्तान का इस मॉडल की तरफ जाने का फ़ैसला तो अहम है, लेकिन इसके कई मराहल भी अभी बाकी होंगे। सो क्या कुछ किया जाना है, किस किस से मंजूरी लेनी है, कब तक ऑन ग्राउंड कुछ हो सकेगा? जो लोग ऑलरेडी इसको सुनने के बाद इसमें इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑटो पॉलिसी बन चुकी है, इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने शेयर करना है। उनके साथ शेयर करने के बाद इसकी फेडरल कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और फेडरल कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद जो इसमें टैरिफ की रिडक्शन की चीज़ें हैं, वो जो आइंदा माली साल का बजट है जो कि जून के फर्स्ट वीक में मुतवक्को है, उसमें सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी और ऑफ कोर्स जो इनकम टैक्स है, उसके हवाले से जो इक़दामात हैं वो फाइनेंस बिल का हिस्सा होंगे। तो उसके बाद ये जब मंजूरी तमाम मराइल से मुकम्मल हो जाएगी और पार्लियामेंट इसकी अप्रूवल दे देगा, तो 1 जुलाई से इस पॉलिसी पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसको ये जो IRE की पॉलिसी है कि जिसमें इंपोर्ट, रिफर्बिश्ड और फिर यूज्ड गाड़ियों की एक्सपोर्ट्स है, इसको टाइम लगेगा। यानी अगले माली साल में अगर इसकी इजाज़त शुरू हो जाती है और इस तजवीज़ पे अमल दरामद शुरू हो जाता है, तो इसमें चंद माह और चंद साल ऑफ कोर्स लगेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा एक पोटेंशियल मौजूद है और एक बिजनेस एवेन्यू जो है वो लोगों के लिए क्रिएट हो सकता है। क्योंकि रिफर्बिश तो इनवेरिएबली हो रही हैं ना, वो लोकल कंजम्पशन के लिए हो रही हैं। अगर ये गाड़ियाँ हमें इजाज़त मिल जाए इस मकसद के लिए इंपोर्ट करने की और उसके बाद हम रिफर्बिश करें और फिर एक्सपोर्ट करें, तो हम ज़र मुबादला इससे कमा सकते हैं। लास्टली अब ये बताइएगा कि बिज़नेस पाकिस्तान में ज़ाहिर है अगर ये शुरू हो जाता है तो हमारे ओवरऑल तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ज़र मुबादला हासिल होगा, लेकिन जो हमारी मकामी कारसाज कंपनियाँ हैं, जो असेंबलर्स हैं यहाँ के, वो इससे ओके होंगे? IRE की स्कीम है
इसमें जो पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और उनके पास तो ज़्यादा यानी एक पूरा सिस्टम मौजूद है, तो वो इसको अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो बाकी लोग हैं और जो छोटे पैमाने पे अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी स्कीम होगी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की भी स्कीम के अंदर डिज़ाइन में शामिल की गई हैं कि इसको मिसयूज़ ना किया जा सके। यानी फॉर इंस्टेंस जो गाड़ी भी IRE के हवाले से इंपोर्ट करने की तजवीज़ है उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 9 माह के अंदर उसको रिफर्बिश भी करें और उसको एक्सपोर्ट भी कर दें, और अगर किसी वजह से उनको कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत हो तो उसका भी कोई मैकेनिज़्म हुकूमत बनाने के बारे में गौर व फिक्र कर रही है, ताकि ये ऐसा ना हो कि वो ये गाड़ियाँ जो कि उन्होंने इस स्कीम के तहत लाएं उनको बजाय इसके कि वो एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान में ही बेचना ना शुरू कर दें। तो इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जो है वो हुकूमत इन प्लेस करने के बारे में गौर कर रही है, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का आपको पता है कि इस टाइम मुश्किलात का सामना है, तो कुछ एवेन्यूज़ इस तरह के तलाश किए जाएँ कि पाकिस्तान से जिन जिन चीज़ों के अंदर हम अपनी मार्केट्स को और प्रोडक्ट्स को जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का जो मेजर स्टे है वो टेक्सटाइल और बाकी चंद प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्हिसार है उसका। तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मार्केट्स को भी डाइवर्सिफाई किया जाए और प्रोडक्ट्स को भी डाइवर्सिफाई किया जाए, ताकि आइंदा आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जा सके। शुक्रिया आपका मेहताब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, एक और हमने ट्रिब्यूट देना है। ट्रिब्यूट देने का वक्त तो शायद कम है, लेकिन मंटो साहब को हम याद करेंगे। आज उनका यौम पैदाइश भी है, एंड ज़ाहिर है उनके अफसाने, उनकी कहानियाँ, उनकी फ़िल्मों के लिखे गए डायलॉग्स, उनकी फ़िल्मी कहानियाँ, उनका एक अदबी सफ़र है जिस पे फ़िल्में हैं ऑलरेडी मौजूद, जिनकी ज़िंदगी पे, इनके करियर पे, इनके काम पे फ़िल्में बनी हैं अक्रॉस द बॉर्डर भी, हमारे यहाँ भी, वो आप देख सकते हैं आज अगर आपके पास वक्त हुआ तो। दैट्स इट फॉर टुडे एंड गुड लक टू टीम पाकिस्तान। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।